हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमने यहाँ के 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था और 30 क्वेश्चन के बाद से हम इसको डिस्कस करते हैं और ये पार्ट 3 हमारा हो जाएगा। हम 15 क्वेश्चन का सेट डिस्कस कर रहे हैं। कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका कमेंट है कि जो मैं 30 क्वेश्चन का कंटेंट रखूं, पर मेरा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं 30 क्वेश्चन का सेट नहीं रखती हूं। और जैसा कि मेरा अभी नया चैनल है तो लोग लॉन्ग वीडियोस देखना नहीं पसंद करते हैं, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो ही लेके आती हूं और कोशिश करती हूं कि 15 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन का कंटेंट मिले। इसीलिए थोड़ा डिस्कशन भी साथ में रखती हूं, इसीलिए वीडियो लंबी हो जाती है। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ आंसर मार्क करना हो तो ये सारा कुछ सिर्फ 15 से 20 मिनट में पूरा पेपर ही सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ टिक करना हो। लेकिन मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करती हूँ ताकि वो चीज़ें क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में सेट हो जाए। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी को पता ही है, अगर यही वीडियोस कोई यही क्वेश्चन को कोई और चैनल कराता है तो कितने लॉन्ग टाइम में ही आपको ये सारे देखने को मिलते हैं। एक घंटा सिर्फ 15 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं सारे यूट्यूबर्स, तो आप देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस तरह से हम एक शॉर्ट रिवीजन भी कर सकते हैं और अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं कि बीपीएससी का लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि क्वेश्चन 31 तक हमने डिस्कस किया था, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है, तो हमने डिस्कस किया था ये डेनमार्क का है। चलिए, और 32 ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 33 भी, एंड 34 वाला वो डिस्कस करते हैं। चलिए, 34 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और लगभग विश्व की 30% ये क्षेत्रफल पे एशिया महाद्वीप का विस्तार है और 60% जनसंख्या जो है वो कहाँ एशिया में रहती है। और एशिया ऐसा महाद्वीप है जहाँ से विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, ये तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। और सबसे बड़ा जो माउंट एवरेस्ट है वो भी एशिया में पाया जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है एशिया में है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। एशिया में हमारा 52 लगभग देश है और अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। और अफ्रीका महाद्वीप को मानव सभ्यता की भूमि भी कहा जाता है। तो इस 34 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उस कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है। तो जनगणना 2011 से आपको कुछ पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जनगणना 2011 जो है वो भारत की जो है वो 15वीं जनगणना थी। भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जनगणना को सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था और ये 1872 में फर्स्ट टाइम लॉर्ड मेयो ने इसे शुरू किया था। और जो कंटिन्यूसली हर 10 साल पे जनगणना होती है वो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, और भारत की पहली जनगणना कब हुई थी स्वतंत्र भारत की? तो 1951 में हुई थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। और इसके आयुक्त कौन थे? R.A. गोपालस्वामी थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासियों की आबादी है। तो इससे पहले आप लोग मुझे बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है और किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक। और किस राज्य की साक्षरता दर अधिक है, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये सारा चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे सबसे अधिक आदिवासी वाला जो राज्य है वो है मिज़ोरम, जो कि दूसरा सबसे न्यूनतम संख्या वाला राज्य है, ठीक। मतलब दूसरे नंबर पे है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी?
अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे, वो है सिक्किम में। ठीक, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम की है। ठीक, और सेकंड नंबर पे कौन है? मिज़ोरम। और मिज़ोरम में सबसे अधिक आदिवासी जो होते हैं वो निवास करते हैं। ठीक, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ऑफ कोर्स यूपी है। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2011 की जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि 2011 की जनगणना भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल कितनी जनसंख्या के बराबर है? तो लगभग 18.5 या 17.5% के बराबर है। और कितनी उसमें कितना नगरीय जनसंख्या है, कितना ग्रामीण जनसंख्या है, तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। लिंगानुपात कितना हो गया, तो लिंगानुपात भी आपको पता होना चाहिए कि 943 हो गया था 933 से बढ़कर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व की बात जब आती है तो कितना है? तो वो हमारा है 382। ये तो एकदम क्रीम क्वेश्चन है। ये सारा डिस्कस जो मैं कर रही हूँ ये पूछे हुए सवाल हैं। बाकी ये जो आदिवासी की आबादी, ये तो पहला मतलब इस तरह ये वाला क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा था, क्योंकि मतलब ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया है अभी तक। बाकी ये जो मैं आपको ओरली बता रही हूँ ये सारा कुछ बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जो है 2011 की जो जनगणना है भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितना है? अभी मैंने बताया 17.5% है। ठीक, 17.5% है, ये आपको ध्यान रखना है। मेल फीमेल कितना था ये सारा कुछ पता होना चाहिए। लिंगानुपात मैंने डिस्कस कर लिया कितना है। लिंगानुपात जो है 943 है, 933 से बढ़ के 943 हुआ था। प्रति व्यक्ति जो जनसंख्या घनत्व की बात होती है तो वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2011 की जनगणना में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत क्वेश्चन इस पर बनते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए स्पेशली अगर बात किया जाए तो 2011 की जनगणना से ही 15 मिनट का लेक्चर बन जाएगा। चलिए, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में 1 मिनट, हाँ चलिए, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो ये हमको अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि बिहार का पेपर है तो कि बनता है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरला है। ठीक, केरल है, केरल। और सब न्यूनतम साक्षरता वाला जिला राज्य कौन सा है? वो है बिहार। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, मेल और फीमेल सब में यही है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है वो है बिहार, और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य क्या है? केरला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वीडियो मैं लेकर आऊँगी जो टोटली 2011 की जनगणना पे बेस्ड रहेगा, वो मैं पेन पेपर मोड से कंप्लीट कराऊंगी, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो ये आप सभी को बताना है। चिंगमलूर जो कि कर्नाटक में है, बाबा बुदनगिरी, पुलतनेज, ये सारा है। और जो ऑप्शन नंबर बी है कुर्ग, ये जो है कर्नाटक क्षेत्र में नहीं है। चलिए, क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखिए कितना मतलब अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। अगर आप लोग को डीप नॉलेज नहीं होगा, किसी भी टॉपिक का डीप नॉलेज नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। 2011 की जो जनगणना वाला क्वेश्चन था उसने मेरा भी सर घुमाया था, क्योंकि मैंने कई सारे पेपर दिए हैं पर ये आदिवासी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं था। फिलहाल लेवल अच्छा है, बीपीएससी का पेपर है तो अच्छा ही रहेगा। चलिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ऑप्शन रीड करते हैं। ऑप्शन ए लेह है, कच्छ, जैसलमेर या बाड़मेर। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे सारा जो जिला है वो राजस्थान से बिलोंग करता है। तो राजस्थान के संदर्भ में जवाब देना है। तो सबसे बड़ा जिला जो है वो है राजस्थान का कच्छ जिला, जो कि सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक हैं? तो ऑप्शन रीड करते हैं। कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा एमपी। तो सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये ऑप्शन नंबर 4 जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, तो सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार में लगभग नहीं 94 वन्य जीव अभ्यारण्य मौजूद हैं। और आपको बताना है सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे छोटा मैं बता दे रही हूँ, सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में पेंच वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक, और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो आप सभी को पता ही होगा कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था
इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी, 1935 में। ठीक, चलिए, सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है वो आंध्र प्रदेश में है, वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बाघ, ये जो वन जीव अभयारण्य है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अगर मतलब बात किया जाए तो। चलिए, लेकिन फिर ये एक स्पेशली अपने आप में एक एक टॉपिक है ना, जैसे जनसंख्या 2011 और वन्य जीव अभयारण्य, ये सारा अपने आप में एक टॉपिक ही है। ठीक, चलिए, बिहार का एक, अच्छा, बिहार से रिलेटेड हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार में एकमात्र ही वन्य जीव अभयारण्य है, उसका नाम क्या है? वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस कर लेते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा बागमती, कमला, ऑप्शन नंबर 3 कोशी, या ऑप्शन नंबर 4 गंडक। तो इसमें से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ये हमको बताना है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोसी बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है गंडक। अब बात कर लेते हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों कौन सी हैं। तो ये इनमें से एक भी नहीं है। अगर यहाँ पे सोन नदी होती तो वो इसका करेक्ट आंसर होती। सोन नदी हो गया, और फल्गु, बदुआ, और ये 3 नदियाँ मुझे याद है उत्तर की ओर बहती है, और एक पुनपुन नदी है, वो भी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, सोन नदी, बदुआ, फल्गु, पुनपुन। ठीक, ये बिहार की नदियाँ हैं और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना है कि अटल टनल जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, और ये किस जो है वो पर्वत श्रेणी को पार करती है? तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी को पार करती है, और ये ये जो होती है ये पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को पार करती है और रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है, इसीलिए इसे रोहतांग टनल भी कहा जाता है। ठीक है, रोहतांग टनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज का क्या मतलब होता है? तो विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र ही विधि का नियम और कानून का अधिराज का मतलब है कि सभी के लिए एक समान कानून हो, सभी के लिए एक समान न्यायतंत्र हो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका उद्देश्य होता है कि सभी के लिए कानून जो होता है वो समान हो, कानून के समक्ष सब लोगों की समता हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं पंचायती राज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पंचायती राज से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसी में 19 कार्य सूची जो है वो शामिल की गई थी, और इसका जो 243G अनुच्छेद के तहत की गई थी, 243G। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन कितना मिलता जुलता है। अगर आपको एग्जैक्ट अल्फ़ाबेट भी नहीं याद है ना, तो आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर दोगे। तो इससे रिलेटेड कौन सा संशोधन था? तो 73वां संविधान संशोधन था, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 1992 में हुआ था। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1993 में हुआ था, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए नागरिकता कानून कब पारित हुआ था? तो नागरिकता कानून जो है, यहाँ आप लोग डेट सारा देख सकते हैं, 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन आपको ध्यान रखना है नागरिकता कानून 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन जो कि अभी हमने डिस्कस किया, इसी के तहत 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था।
और इसी के तहत 11वीं अनुसूची और 29 कार्यक्षेत्र को शामिल किया गया था, जो कि 243G संविधान में संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए अभी उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बना है कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसको कानून का वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था। तो ये आप सभी जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। अच्छा, इसमें 73 और 63 में बहुत बार कन्फ्यूज़न भी होता है, गलती भी हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 64वां संविधान संशोधन बिल था जिसके तहत ये 73वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक, चलिए 44 के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं 45। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1632 में पटना शहर में डचों ने जो है अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी, तो ये हमको ध्यान रखना है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि डच ने अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी, तो पटना शहर में की थी, बिहार के पटना में की थी, और किस वर्ष की थी, 1632 ईस्वी में की थी। ये तीनों पॉइंट आपको लिंक करके याद रखना है। ठीक है, 1632 में डचों ने की थी और पटना शहर में की थी, अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी पटना शहर में। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। निम्नलिखित में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर 2 लोक सहभागिता, या ऑप्शन नंबर 3 स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, या कोई नहीं। तो विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, स्वायत्तता है, लोक सहभागिता है, स्थानिक समुदाय को सशक्त बनाना भी है, लेकिन आत्मविश्वास को नहीं जगाना ये चीज़ इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए इस शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में। चार्टर एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट था, 1833 में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ऐतिहासिक नहीं था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर है। इसने पूछा है कौन सा ऐतिहासिक नहीं था, तो ये ऐतिहासिक नहीं था, ये अस्पृश्यता से रिलेटेड था। ठीक है, चलिए हाल ही में संसद में नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है। तो ये 2020 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। फिलहाल ये अभी भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बना हुआ है क्योंकि अभी नए संसद भवन का मई में उद्घाटन हुआ है, तो उसे किसने बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, ये जिसने बोली सबसे ज़्यादा लगाई होगी, तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जो है इस बोली को जीता था और उन्होंने ही नए संसद भवन का जो निर्माण है उसको पूरा किया है। और लगभग 800 करोड़ के समथिंग था बोली, मुझे एग्जैक्टली डाटा याद नहीं है, लेकिन ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन अभी भी 2023 में भी बनेगा। ठीक है, चलिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। तो ये जो है वो 324 अनुच्छेद जो है वो निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आपको याद कर लेने चाहिए। ठीक है, चलिए वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिलहाल अभी भी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख है या अध्यक्ष कह सकते हैं, रेखा शर्मा है। ठीक, चलिए भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। तो औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए CSO होता है। CSO का मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑफिस कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर CSO, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है कि औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है। ठीक है, ये काम करती है और औद्योगिक संबंधी जो सूचकांक होता है वो यही जारी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 52 हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 53 भी है। 54 PM कुसुम योजना, ये भी जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिलहाल PM कुसुम योजना जो है वो सोलर लाइट से आई थिंक लिंक है, सौर ऊर्जा से। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा इसका कि सौर ऊर्जा से किसानों को उनकी डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। जी बिल्कुल, कुसुम योजना जो है वो सौर ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 55 भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 56, 57 भी हमारा है। 58 भी करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज है इस पेपर में। 59 भी है और 60 भी है, 61 भी है। तो ये आप देख सकते हैं
लगभग 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है आज। 60 क्वेश्चन तक करंट अफेयर है। आफ्टर 60 हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक मिल जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन द क्लासेस।